चलिए हम बात करते हैं पौधों में पोषण के बारे में। तो जनरली 2 प्रकार के पौधे होते थे। एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी। स्वपोषी यानी कि जो अपना पोषण स्वयं से निर्माण करते हैं अपने भोजन का। अब ऐसे हो कौन सकते हैं? तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब चूँकि ये हरा है तो इसमें क्लोरोफिल होगा और चूँकि इसमें क्लोरोफिल है तो अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एक कोष के जीव होते हैं वो सब के सब अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं। इस वजह से इनको स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक कहते हैं। परपोषी ये होते हैं जो पर मतलब दूसरों पर आधारित हैं अपने भोजन के लिए। तो इनके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो भी होते हैं वो अपना जो भोजन है वो पौधों से प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इनको परपोषी कहा जाता है या विषमपोषी इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। पौधों में जो पोषण के विभिन्न तत्व या भूमिका है, रोल ऑफ डिफरेंट, हम ये कह सकते हैं पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक तो आपको फिगर ये याद रखनी है और दूसरा ये है, इनमें से जो 9 होते हैं ये तत्व हैं वो धीर मात्रक होते हैं यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो 8 होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 9 अब देखो 9 और 8 में 17 को 9 8 में डिवाइड कर दिए तो 9 बड़ा ही संख्या है और 8 छोटी संख्या है। जो संख्या बड़ी है वो धीर मात्रक उतने होते हैं नंबर्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट एनिमल्स की बात करेंगे। अब देखिए, आपने जनरली पढ़ा होगा क्या? लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, मैंगनीज, ये सब जैसे देखो आप इनको, आपको क्या दिख रहा है? मेटल्स दिख रहे हैं। है ना? ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो ये यहाँ पर अब भाई कोई चीज़ आपकी बिल्डिंग नहीं बनानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, तो जो भी जितने भी मेटल्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी ये होते हैं मेटल्स वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि पौधों को जिनकी आवश्यकता बहुत कम संख्या में, बहुत कम मात्रा में होती है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको हम लघु मात्रक पोषक तत्व कहते हैं, माइक्रो। और जिनकी अधिक उनको आवश्यकता है उनको मैक्रो बोलते हैं। तो चलिए पहले माइक्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स जितने भी होंगे वो सब माइक्रो रहेंगे। इसके अलावा बोरोन और मोलिब्डेनम की भी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी, बहुत छोटी-छोटी आवश्यकता में, ठीक है ना? और क्लोरीन की आवश्यकता भी बहुत ही कम पड़ती है। तो ये सब के सब कैसे हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। इसके अलावा कार्बन की आवश्यकता बहुत होगी क्योंकि कार्बन से तो पौधों अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ति करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन्स की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि एसिड, जहाँ पर भी मिट्टी में हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो फिर मिट्टी एकदम कैसी हो जाएगी? ये एकदम एरिड सॉइल हो जाएगी। यानी कि एकदम कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसमें एसिडिक सॉइल रहेगी और अगर ये नहीं रहेगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी? एल्कलाइन। तो हाइड्रोजन की मात्रा भी अब अधिक चाहिए। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए जभी तो रेस्पिरेशन हो पाएगा, एनर्जी बनेगी। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है? और इसके अलावा फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस जब तक नहीं होगा तो उसमें फल बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो फास्फोरस किसके लिए प्रयोग होता है अधिकतम? अच्छी फलों के लिए। जो भी मटर की फसलें होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उन्हें फास्फोरस की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा फास्फोरस, जो दलहनी फसलें होती हैं तो जड़ में जो गाँठ बनती है दलहनी फसलों में, वो भी फास्फोरस की देन है। पोटेशियम, पोटाश, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट करने के लिए आप देखोगे प्याज़ में पोटाश बहुत अधिक मात्रा में होता है। मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल का जो कह सकते हैं जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी होती है, तो याद रखना मैग्नीशियम। फिर इसके अलावा कैल्शियम भी बहुत आवश्यक है और सल्फर भी है ना, सल्फर साइकिल भी होती है। अब 2 चीज़ें हमें याद रखनी है इसमें कि ये जो वर्ड है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, ये मैंगनीज़ नहीं है। क्योंकि मैंगनीज़ जो है मेटल है तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा याद रखिएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें आयोडीन कहीं पे भी नहीं लिखा है, क्योंकि आयोडीन तो एक तरीके का नमक है और अगर आप ज़्यादातर खेतियों में नमक डालेंगे तो ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। मिट्टी के लिए अच्छा नहीं, दैट मीन्स पौधों के लिए अच्छा नहीं। तो आयोडीन का प्रयोग नहीं होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। 2 चीज़ें समझ में आई। क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रांतिक तत्व किसे कहते हैं? जो बहुत ही आवश्यक होते हैं पौधों के लिए, जैसे एनपीके बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और के से जो हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ठीक, पोटेशियम। तो फास्फोरस का भी प्रयोग बताया था जड़ों में गांठ बनाने के लिए और फल अच्छा खासा बने, ठीक। गांठ बनाने के लिए होता है, जैसे फल बनती है, फली बनती है, वो भी एक तरीके की गांठ ही तो है। ऐसे याद रख सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हाइट हो जाता है किसमें? मैंगो में। देखो, अगर मैंगो में कई बार आप क्या देखते हो, आम ऐसे दागीला सा होता है, यानी कि इसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, ठीक है। गाँव में लोग बोलते हैं ये कोयल टाइप का है, तो उसको कोयलिया बोल देते हैं, कोयलिया आम। कोयल का कलर काला होता है तो वही है, कोयल नहीं है, वो वही ऑक्सीजन की कमी से होता है। नाइट्रोजन, जब किसी की अधिकता होने से पौधों में फूल विलंब से उगते, तो जनरली आप ऐसे ही समझ लीजिए। पहले इसे देखते हैं। कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण किया जाता है। इससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो कार्बन मुख्यतः किसमें काम आता है? प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। ऑक्सीजन जीवन, पौधों की कोश भित्ति एवं जीव द्रव्य के निर्माण में ये तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन-कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस-किस में? पौधों की जो कोश
भित्ति होती है, कोसा भित्ति और जीवद्रव्य होता है प्रोटोप्लास्ट, उसमें ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नाइट्रोजन का हमें पता है एक तो सबसे पहले वृद्धि के लिए इस्तेमाल होता है। अब पौधे नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म लेते हैं, तो नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म लेते हैं और यही बाद में बनता है अमीनो एसिड्स, जो कि हम ग्रहण करते हैं इंसान अमीनो एसिड्स के रूप में इसी को। सबसे बड़ी बात है इसकी अधिकता होने से पौधों में फूल विलंब से, अगर ज्यादा नाइट्रोजन आपने दे दिया तो पौधों में फूल देरी से आने लगते हैं, ये चीज आपको याद रखना। नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ तो कराता है, यानी कि पत्तियों की वृद्धि तो होती है, लेकिन फूलों की अधिकता की वजह से फूल देर से खिलेंगे। सल्फर की बात करेंगे, पेड़ देखो, पेड़ जब हम पौधों की पत्तियां जो पीली हो जाती है वो सल्फर की कमी से हो जाती है। इसी वजह से गेहूं के जब पानी लगाया जाता है वीट में, तो उसमें पहली जो पानी के बाद सल्फर का इस्तेमाल करते हैं किसान, जिंक के साथ में, है ना। इसके साथ सल्फर बताया था, ये पौधों में फल नहीं बनते क्योंकि सल्फर जब अच्छा खासा प्रकाश निकलता है, इसी वजह से ये फल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर फल। तो अच्छा, दूसरी बात है जो सरसों होती है, सरसों के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा सल्फर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दलहन में, तो क्योंकि दलहनी फसलों में की जड़ों में गांठों का निर्माण भी कौन करता है, ये सल्फर करेगा। यह जड़ का निर्माण करता है सल्फर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे सल्फर की, तो इम्परफेक्ट सेडिमेंट्री साइकिल है, जो भी साइकिल, जितनी भी साइकिल ठोस है, सॉलिड्स है, जो गैसियस फॉर्म में नहीं है, वो सब इम्परफेक्ट बोली जाती है। तो सल्फर सेडिमेंट्री रॉक साइकिल से निकलता है, और किस फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में, इसी वजह से हम इसको इम्परफेक्ट सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। और जो फॉस्फोरस साइकिल होती है, ये जनरली रॉक्स पे डिपेंड होती है, फॉस्फेट रॉक्स जो होते हैं ना, ये भी याद रखिएगा आप। फॉस्फोरस सेच की बात करते हैं अगला। इन कोशाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में इस तत्व की बहुत अधिकता होती है, फसल की मैच्योरिटी में। इसके अलावा न्यूक्लिक और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इनकी बहुत अधिकता होती है। एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत कम, सॉरी, फास्फोरस की अधिकता नहीं होती, फास्फोरस की अधिकता फलों के निर्माण में होती है, सल्फर के भी निर्माण में, फसलों की तो सल्फर की अधिकता होती है सल्फर फल में, ठीक है। और फास्फोरस भी होता है किसके लिए, अच्छी खासी मेच्योरिटी के लिए, परिपक्वता के लिए फास्फोरस। इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम जनरली होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ाता है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी ब्लाइट हो जाता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अंगमारी यानी कि अब अंग में क्या है, पोटास यानी कि पोटेंशियल नहीं रह गया, तभी तो अंगमारी रोग हो जाता है। तो पोटेशियम की कमी से अंगमारी, पोटेशियम, अंग में पोटेंशियल की कमी। कैल्शियम तो हमें पता है डीएनए तथा आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण में, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में ही सहायक होता है। इसकी कमी की वजह से कुछ पौधों में बीज ही नहीं बनेंगे, किसकी, कैल्शियम से बीज का निर्माण होता है, और क्लोरोप्लास्ट उच्च ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। मैग्नीशियम की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैग्नीशियम बहुत अच्छे खासा काम करता है, ये हमें पता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है हरिमहीनता यानी कि क्लोरोसिस। जहां पे भी क्लोरोफिल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसी रोग को हम कहते हैं क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस सिर्फ एक ही उससे नहीं होता है, क्लोरोसिस कई तत्वों की कमी से हो सकता है। जैसे मैंने किसी फॉर्मूला आपको बना दिया, माइक माइक क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो हरिमहीनता रोग है वो माइक की कमी से होता है। एम से मॉलिब्डेनम और मैग्नीज, ये दोनों की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। आयरन, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और सी से कॉपर और कैल्शियम, कॉपर और कैल्शियम से भी क्लोरोसिस हो जाता है। तो क्लोरोस सीसी वाला दोनों से होगा बीमारी। लोहा, लोहा इंपॉर्टेंट, हमें पता है, यह तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूछ सकते हैं कि कौन सा तत्व रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा लोहा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड ब्लड से ही तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लोहा क्रेब साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तो सीधी सी बात है श्वसन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही निभाएगा। पौधों की जीव द्रव्य जो क्रोमेटिक में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे जीव द्रव्य में और क्रोमेटिक्स में पाया जाएगा। पौधों में लोहे की कमी होने से क्लोरोसिस या हरिमहीनता हो जाता है, ये बता दिया। आयरन, आइस यहाँ पे। मैग्नीज बता दिया, तो मैग्नीज आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीज की। मैग्नीज की, मैग्नीशियम की भी होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा तो नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे इसको किसको, नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। पत्तियों को पीलापन किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। पत्तियों का भूरा होना किसकी वजह से, मैग्नीज की वजह से, याद रखना, मैग्नीज। ऐसा ही है। तांबा कॉपर की कमी से होने वाला रोग क्लोरियोसिस है। जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, पौधे बौने हो जाते हैं, साथ ही साथ फल का विकास भी नहीं हो पाता। जिंक मतलब वृद्धि के लिए, पौधों की पत्तियां भी छोटी रह जाती हैं। इंडोल एसिटिक जो अम्ल होता है, इंडोल एसिटिक एसिड संश्लेषण में उपयोगी होती है। ये इंडोल, अच्छा, ये इंडोल एसिटिक एसिड है ना,
ये क्या है एक्चुअली में, जो ऑक्सीजन करके हार्मोन होता है वो यही है। तो उसकी वृद्धि जिंक की वजह से होती है, और जब ऑक्सीजन आप डालोगे तो हमें वैसे भी पता है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, ग्रोथ कराना, लंबी ऑक्सीजन मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ कराना, और जिंक का काम भी वही है। तो जिंक किसके काम के लिए होता है, एंडोलैक्टिक एसिड या फिर ऑक्सीजन को और ज्यादा बेनिफिशियल बनाता है। ऑक्सीजन का काम भी क्या है, ऊपर की तरफ ग्रोथ कराना, और जिंक का काम भी है ऊपर की तरफ ग्रोथ कराना। अगर जिंक की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो जो पत्तियां होती हैं छोटी रहेंगी, पौधा बौना रह जाएगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ अच्छी खासी नहीं होगी, याद रखिएगा। बोरोन जो है, बोरोन सूट टिप, इनकी कमी से सूट टिप नष्ट हो जाते हैं, तो जैसे लिप्स पे आप बोरोन लगाते हैं वैसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा बोरोन का मुख्य काम है शर्करा के ट्रांसलोकेशन में। तो आप किसी से सर शुगर क्या करते हैं, बोरो करते हैं, तो बोरोन शुगर का ट्रांसलोकेशन के लिए। मॉलिब्डेनम की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है कौन, मॉलिब्डेनम। इसकी कमी से फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है, मॉलिब्डेनम विप्टेल रोग। आइए देखते हैं फसलों में होने वाले कुछ रोग। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। मटर का मार्च रोग, मार्च से मटर, मार्च से मैग्नीज, और मैग्नीज किसके लिए काम में आता है, अभी बताइए। मैग्नीज में भूरापन हो जाता है ना, ये मैग्नीज किसकी, मैग्नीज की वजह से भूरापन हो जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं मैग्नीज किसके लिए काम आता है, क्लोरोफिल के में काम आता है। फूल गोभी का विप्टेल रोग मॉलिबेडियनम में होता है। पत्तियों में क्लोरियसिस बता दिया है, इसमें माइक ये याद रखना, ये निमोनिक्स MIC, मॉलिबेडियनम मैग्नीज, आई से आयरन, और ये सी से कॉपर और कैल्शियम। इसके अलावा नींबू का डाइवैक रोग कॉपर की कमी से होता है ना, कॉपर क्लोरियोसिस रोग हो जाता है। आम का लिटिल लीफ, देखो लिटिल लीफ जैसे ही आया, तो लिटिल किसकी वजह से, जिंक की, जस्ता की वजह से हर चीज छोटी रह जाएगी। जहाँ से जस्ता, जहाँ से छोटी चीज रहेगी। नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की वजह से। तो आम और नींबू का लिटिल है तो दोनों लिटिल लीफ, लेकिन आम का जस्ता की वजह से, नींबू का कॉपर, नींबू में जो भी रोग है वो कॉपर की देन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले हमने पढ़ा हुआ, ठीक है, तो मोस्टली जो जानकारी थी वो हमने कवर की है। प्रकाश संश्लेषण हमें पता है क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम बात करेंगे जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु जल भी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। पौधों की जड़ें जो होती हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करती हैं, तो आंसर होगा ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं, इसी को हम मेल्विन केल्विन या फिर एंडल और बेंसन ने इस शक्ति की खोज की थी, इसी वजह से हम केल्विन बेंसन साइकिल इसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश के लिए क्या क्या चीजें जरूर, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश है, ताप है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ये सब। पौधों में रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार का श्वसन होता है, जरा वो देख लेते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी मिलेगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी मिलेगी तो पूरी तरीके से जो ग्लूकोज होगा वो आपकी बॉडी क्या करेगी, उससे एनर्जी प्राप्त करेगी, ठीक है। और 38 एटीपी यहाँ पे क्या बनेगा, 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से आपको नहीं मिलता है, पर आधा अधूरा मिलता है, तो टोटल सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी बनती है, और बदले में पायरुवेट अम्ल बनेगा। जरा देखते हैं एक एक करके। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि मेन चीज है, जब तक इसके पास एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला चरण तो साइटोप्लाज्म पे होगा, लेकिन दूसरा जो स्टेज है इसकी वायवीय श्वसन की, माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होगी, तभी जाके पूरी तरीके से आपको अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। जबकि यहाँ पर दोनों जो फेसेस होते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती इसकी प्रोसेस। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। जब ऑक्सी हमारा देखो बॉडी में ग्लूकोज ही मेन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो इसका जब हमारी बॉडी इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो पदार्थ निकलता है वो CO2 कार्बन हम निकालते हैं अपने मुंह से, और जल भाप भी निकालते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मैं टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए सीधी सी बात है, ग्लूकोज का कैसा होता है, यानी कि आधा अधूरा ये ऑक्सीकृत हो पाता है ग्लूकोज, इस वजह से आपकी बॉडी में पायरुवेट अम्ल, इथेनॉल या फिर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अभी जो लैक्टिक अम्ल है आपकी बॉडी में ये सब थकान पैदा करेगा। आप एक एग्जांपल से ये समझ लो, जैसे एक केस ये है, एक व्यक्ति ओनली नॉर्मली वॉक कर रहा है, एक व्यक्ति रनिंग कर रहा है। तो ये बताओ, रनिंग जब व्यक्ति करेगा तो इसकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत कम कम जाएगा, माने जल्दी जल्दी सांस छोड़ेगा, तभी तो व्यक्ति क्या हो रहा है, तो अनऑक्सीकरण की स्थिति क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पे जब अनऑक्सीकरण की स्थिति क्रिएट होगी तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड भी क्रिएट होने लग जाएगा, और लैक्टिक एसिड जब क्रिएट होगा तो आपको थकान भी फील होगी। जबकि व्यक्ति चूंकि वो चल रहा है या फिर बैठा है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से जा रहा है तो ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ से 38 एटीपी एनर्जी बन रही है, जबकि यहाँ से सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी बन रही है। ये चीज याद रखिएगा।
वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें ऊर्जा कम मुक्त होती है। सीधी-सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। पौधों में रेस्पिरेशन की बात करें, पौधों में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान शरीर की सतह द्वारा यानी कि विसरण की क्रिया से होता है। तो जो पौधों में रेस्पिरेशन होता है, वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है, स्टोमेटास उसमें होते हैं, इसमें ये काम करते हैं, ठीक है? और इसी वजह से तो ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ज़रा ये देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? श्वसन गुणांक जो है अवशोषित O2 जितना आपने पूरा अवशोषित किया और जितना आपने निकाला है CO2 उसी को श्वसन गुणांक बोलेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा गैंगनोंग से क्या मापा जाता है? तो ये श्वसन मापी है, रेस्पिरोमीटर द्वारा है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। तो गैनोंग क्या है? ये एक तरीके का श्वसन मापी है। श्वसन प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले कारक एक-एक करके देख लेते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो सीधी-सी बात है प्रकृति में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है क्योंकि श्वसन दर में क्या होना चाहिए? जहाँ ऑक्सीजन होगा वहीं पे श्वसन दर अधिक होगी, लेकिन CO2 हो जाएगा तो श्वसन दर कम हो जाएगी। प्रकाश होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर बढ़ जाती है, सीधी-सी बात है ना? क्योंकि श्वसन दर क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो बाष्पीकरण होता है उसकी भी गति क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अधिक धूप पड़ेगी तो बाष्पीकरण होगा अधिक। ऑक्सीजन की मात्रा घटने अथवा बढ़ने पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भई। ऑक्सीजन की ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन की मात्रा घटने अथवा बढ़ने पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक ऑक्सीजन की मात्रा 19% से ऊपर हो। अब ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई भी प्लांट है, कोई भी ह्यूमन्स है, कोई भी बॉडी है। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 50% ऑक्सीजन है, तो भी ये साँस ले ही रहा है। अगर यही ऑक्सीजन अगर हम इसको 80% कर दें, तो क्या ये जल्दी-जल्दी साँस लेने लगेगा? आंसर इज़ नो। कहने का मतलब ये है कि जब तक ऑक्सीजन का परसेंट 90% होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये 90% से नीचे ऑक्सीजन हो जाएगा, तब इसको श्वसन की जो क्रिया है वो घट जाएगी, यानी कि इसको ज़्यादा साँस चाहिए होएगा। तो सीधी-सी बात समझ में आ गया कि नहीं? भई अगर 50% बनी रहे ऑक्सीजन तब भी वो उतनी साँस लेगा। ये ऑक्सीजन 80% हो जाए व्यक्ति तब भी उतनी ही साँस ले रहा होगा और अगर ये 30% रह जाए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में तब भी वो उतनी साँस लेगा। इसके घटने से ना इसकी साँसें कम हो रही हैं और ना इसके बढ़ने से ना इसकी साँसें बढ़ रही हैं। जब तक कि 19% बनी है ऑक्सीजन, तो कहने का मतलब मिनिमम हमें जो रेशियो मेंटेन करना है ऑक्सीजन का वो 19% होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, तो तापक्रम 0 डिग्री से 30 डिग्री तक ताप बढ़ने पर श्वसन दर लगातार बढ़ती रहती है क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी श्वसन क्रिया बढ़ेगी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पौधों में वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसे ज़रा ऐसे तरीके से देख लें ट्रांसपिरेशन क्या है? ये हैं देखिए जड़ें। जड़ें क्या होती हैं? जितनी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी उतनी ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये जड़ें अवशोषित करती हैं। और जड़ें क्या करती हैं इनको पहुँचाने का काम कौन करते हैं? वास्कुलर टिश्यूज़ करते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो वाटर जो एब्ज़ॉर्ब किया जाता है वाटर जल वो रूट्स के द्वारा। इसके बाद जाइलम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट एरियाज़ में। तो वाटर ट्रैवल्स होता है थ्रू प्लांट्स पे और जब ये पत्तियों पर यही पानी आता है तो जब इस पे धूप पड़ती है तो वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। तो ये है ट्रांसपिरेशन। जैसा कि हमारे पसीना निकलता है वैसे ट्रांसपिरेशन होता है। बस याद रख सकते हैं आप। जाइलम फ्लोएम की बात कर ही लिए। हाँ, ये क्या है लीफ ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि पत्तों से ट्रांसपिरेशन होता है, कटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है। त्वचा से एक तो त्वचा से हो गया, पत्तों से एक उपत्वचा हो जैसे कि बार्क या छाल द्वारा भी होता है, ठीक है? तो याद रखना कि सिर्फ़ पत्तियों से नहीं होता, छाल या बार्क किसी के माध्यम से भी ये ट्रांसपिरेशन होता है। दूसरा होता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ऐसी स्टेम्स होती हैं टेंटिकल्स, जैसे कि कद्दू है, तो कद्दू में जो बेल होती है वो उसी स्टेम ही तो होती है, जो उनको फैलने में मदद करती है, कद्दू है। उसी तरीके से तरबूज है, खीरा है, इन सब की जो स्टेम्स होती हैं इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, तो ठीक है ना? तो इनके माध्यम से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ट्रांसपिरेशन किस-किस की मदद से होता है? पत्तियों की मदद से हो सकता है, ये जो त्वचा है या फिर जो छाल है उसकी मदद से हो सकता है और टेंटिकल्स की मदद से हो सकता है। इसके अलावा है गटेशन। तो बिंदुस्राव सामान्यतः रात्रि के समय होता है, याद रखना गटेशन गट्स कब होने चाहिए? रात्रि के समय। इसमें पत्तियों के किनारों से जल बूंद-बूंद के रूप में निकलता है। बिंदुस्राव के द्वारा निकलने वाले जल में कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। अब जो वाष्प उत्सर्जन है, अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? श्वसन की बात करी, श्वसन की प्रभावित करने वाले कारक, अब हम बात कर रहे हैं वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश की तीव्रता से क्या होगा? बढ़ने में वाष्प उत्सर्जन यानी कि बढ़ेगा, ज़्यादा पानी खींचेगा ऊपर। तापक्रम बढ़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन बढ़ेगा।
आर्द्रता अगर बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है, सीधी-सी बात है, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। वायु की गति तेज़ होने से वाष्प उत्सर्जन की भी गति तीव्र होती है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन जितना सब बढ़ेंगे कंपोनेंट्स वाष्प उत्सर्जन उतना भी बढ़ेगा। ये है पोटोमीटर, तो पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन का आपको पता लगाया जाता है, पोटोमीटर, है ना? पोट में भी क्या होता है? वाष्पीकरण होता ही है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को गैनों के पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो याद रखना पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स इट।